आरआरबी क्लर्क मेंस का पेपर आज सुबह आपने दिया, उसी का एनालिसिस हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास। इसको मैंने 2018-19 के पेपर में से लिया है, तो हम लोग एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता ही है कि हम लोग स्टार्टिंग में जो बहुत बड़े क्वेश्चंस होते हैं उनको स्किप करते हैं, उनको हम लोग लास्ट में फिर एनालाइज करते हैं। तो हम लोग वन लाइनर से स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्लास, एरर्स के। और एनालिसिस आपको जिन जिन बैचेस में हुआ है उन लोगों को पता ही है, तो मैं एनालिसिस से स्टार्ट करता हूं। मुझे क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है। अगर क्वेश्चन मार्क आता है तो सब्जेक्ट जो है वो हमेशा सपोर्टिंग वर्ब के बाद होता है, या मैं बोलूं सपोर्टिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले होता है। तो यहां सीधी ही स्ट्रक्चरल गलती हमको मिल रही है क्लास ए वाले पार्ट में, जो हम पहले स्टेप के मुताबिक ही सॉल्व करते हैं एनालिसिस में। सेकेंड क्वेश्चन में देखता हूं क्लास, फुल स्टॉप है, तो हैड से शुरू नहीं होना चाहिए था क्योंकि हैड एक सपोर्टिंग वर्ब है। क्वेश्चन मार्क होता है तभी सपोर्टिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। पर दो बातें मैं आपको बताता हूं क्लास। जब भी हम लोग पास्ट इमेजिनेशन देखते हैं जो जनरली हैड और वेयर से स्टार्ट होती है, उसमें हैड और वेयर फुल स्टॉप के साथ हो सकता है क्लास स्टार्टिंग में। और ऐसा तभी होता है जब दो क्लॉजेज हो। तो अगर मैं इस सेंटेंस को देखूं तो यहां पर मुझे सेकंड पार्ट नजर आ रहा है। इसका मतलब ये कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बल्कि एक पास्ट इमेजिनरी सेंटेंस है। और अगर मैं हैड के हिसाब से देखूं तो हैड के साथ बीन करेक्ट है, बीन के साथ V3 भी आता है क्लास, मतलब पहले पार्ट में कोई मिस्टेक नहीं है। मैं सेकंड पार्ट देखूं, अगर पहला क्लॉज इमेजिनेशन का हमारा पास्ट में होता है तो दूसरे क्लॉज का मॉडल हमेशा हमको पास्ट में रखना चाहिए, जो कि वुड होना चाहिए, मतलब सी वाले पार्ट में एरर है। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूं क्लास। फुल स्टॉप दिख रहा है मुझे, तो स्टार्टिंग में सपोर्टिंग वर्ब नहीं होना चाहिए और है भी नहीं क्लास। अगर मैं कंजंक्शन देखूं तो मुझे एंड नजर आ रहा है। इस सेंटेंस को अगर मैं तोड़ूं तो मैं टेक्स्ट से तोड़ूंगा जो कि वर्ब है। जेम्स एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है एस वाला, वो भी करेक्ट है। पर मैं आगे बढ़ूं तो मुझे डिलाइट दिख रहा है। डिलाइट के साथ हम कभी विथ ये प्रीपोजिशन यूज नहीं करते, डिलाइट के साथ हम लोग यूज करते हैं इन। इसका मतलब पहले ही क्लॉज में मिस्टेक है क्लास, जो कि प्रीपोजिशन की मिस्टेक है, और इसका एरर जाएगा बी वाले पार्ट में क्लास। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो तो फुल स्टॉप है, स्टार्टिंग में सपोर्टिंग वर्ब नहीं चाहिए, बिल्कुल सही है यहां तक। अगर मैं यहां पे पार्ट्स देखूं तो मुझे डैट नजर आ रहा है, मतलब यहां से ब्रेक हो जाएगा। उसके अलावा मैं देखूं तो मुझे ही नजर आ रहा है, मतलब यहां से एक ब्रेक होगा। ये एक क्लॉज है, वो एक क्लॉज है, और यहां पर एक इंस्पाइट ऑफ का फ्रेज मुझे नजर आ रहा है। इंस्पाइट ऑफ जब आता है, अगर वर्ब उसके बाद आए तो हम लोग आईएनजी फॉर्म मतलब V4 फॉर्म में लेते हैं, जो कि बिल्कुल बराबर है। टॉयलिंग का मतलब होता है परिश्रम करना, मेहनत करना, और जब आदमी मेहनत करता है तो वो बहुत कड़ी मेहनत करता है। और यहां पर वर्ड हार्डली यूज किया गया है मेहनत के लिए, जो कि बिल्कुल गलत है। आदमी मेहनत ना के बराबर नहीं करेगा, मेहनत कड़ी करेगा। इसका मतलब इस हार्डली एडवर्ब की जगह हमको एडवर्ब चाहिए था हार्ड, और एरर जाएगा बी वाले पार्ट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्लास, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें मुझे फुल स्टॉप नजर आ रहा है, यहां पर मुझे एक ब्रेकिंग भी नजर आ रही है विच से, जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है हमारा। आगे मैं बढ़ूं तो यहां पर दो पार्ट्स मुझे नजर आ रहे हैं। अगर मैं इस पार्ट को तोड़ूं तो यहां से टूटेगा शुड इन्फॉर्म से। शुड के साथ V1 आप लगा सकते हो, मतलब इस पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है। यू के साथ आप यूअर भी यूज कर सकते हो। अब अगर मैं आगे बढ़ूं तो ये बोल रहा है यूअर सुपीरियर्स अलोंग ऑल दोज इवेंट्स। तो अगर मैं अपने सुपीरियर्स को इन्फॉर्म करूंगा तो वो इन्फॉर्म मैं उसके बारे में बताऊंगा, ना कि उसके साथ बताऊंगा। मतलब यहां पे अलोंग ये जो वर्ड है ये रॉन्ग हो रहा है। इसके जगह हमको एक प्रीपोजिशन चाहिए अबाउट, जो कि आपको मीनिंग पे उठाना है, मतलब एरर जाएगा क्लास बी वाले पार्ट में। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं क्लास। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन में हमको फिलर्स नजर आ रहे हैं। यहां पर एक फिलर के लिए कुछ मल्टीपल ऑप्शंस आपको दिए गए, और ये मल्टीपल ऑप्शंस आपको अंत में जो सब ऑप्शंस है उसमें टिक करके उठाने हैं। तो पहले मैं सेंटेंस को पढ़ लेता हूं, और यहां पर आपको आप एक भी ब्लैंक में ऑप्शन उठा सकते हो।
2 भी उठा सकते हो, 3 भी उठा सकते हो, 4 भी ऑप्शंस आप उठा सकते हो क्लास। यहाँ पे डिपेंड करेगा कि कितने इस ब्लैंक में ऑप्शंस बैठ सकते हैं। तो सेंटेंस में पहला पढ़ रहा हूं। सेंटेंस बोल रहा है व्हेन मैरी लॉस्ट ऑल हर मनी, मतलब जब उसने अपना पैसा जो है जुआ में खो दिया तो उसकी फैमिली को जबरदस्ती, अब जिंदगी, पैसा खो रहा है तो जिंदगी जो है आराम से तो नहीं गुजारी जा सकती, गरीबी में गुजारनी पड़ेगी। गरीबी के लिए वर्ड आता है क्लास पॉवर्टी। पॉवर्टी के अलावा एक और वर्ड है क्लास जो गरीबी के लिए आता है, पेन्यूरी। अगर ये वर्ड आपको नहीं पता है तो फिर ये आंसर आप नहीं उठा सकते, क्योंकि पॉवर्टी तो आपको पता ही है, पर पेन्यूरी भी आपको पता होना चाहिए। मेंशन की अगर मैं बात करूं तो मेंशन का मतलब होता है हवेली, तो यहाँ लेविशिंग लाइफ वो नहीं जी सकते। ग्रैंडर का भी मतलब होगा भव्यता, तो ये 2 ऑप्शंस तो डिलीट हो जाएंगे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। तो हमारे पास में 1 और 4 है जो बैठ सकते हैं। 1 और 4 हमको मिल रहा है सी वाले ऑप्शन में, तो आपका आंसर बनेगा सी। अगला क्वेश्चन देखता हूं क्लास में। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि स्केर्ड ऑफ हाइट्स ऑल आवर लाइफ, मतलब अपनी पूरी जिंदगी वो हाइट से डरती रही है। आगे पढ़ता हूं कि उसका फियर कोई भी नहीं निकाल पाएगा। इसका मतलब निकाल पाएगा के लिए हम लोग दूसरा वर्ड लू में तो कम करना हो सकता है, और मुझे एक रिड्यूस यहां पे मिल रहा है जो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चल रहा है। रिड्यूस की अगर मैं बात करूं तो आप एलिविएट भी यूज कर सकते हो, उसका भी मतलब होता है कम करना, तकलीफ को कम करना। अग्रेवेट की मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है बढ़ाना, तो ये यहां सूट नहीं होगा कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। और अंडरस्टैंड बिल्कुल भी मीनिंगफुल नहीं है। तो 2 ऐसे ऑप्शन है जो बैठ सकते हैं यहाँ पे, वो है 1 और 2, जो कि मुझे मिल रहे हैं डी वाले ऑप्शन में, तो आपका आंसर होगा डी। अगले फिलर पे चलते हैं क्लास हम। सेंटेंस में पढ़ता हूं, समटाइम्स इट सीम्स एज दो वी लिव इन एन, ऐसे दुनिया में हम लोग जी रहे हैं जहां पर बहुत सारे अनकेयरिंग लोग हैं। अब अनकेयरिंग लोग हैं तो दुनिया भी निगेटिव ही नजर आएगी क्लास हमको। अब नेगेटिव वर्ड्स मुझे ढूंढना पड़ेगा, तो नेगेटिव के लिए अगर मैं देखूं एपैथेटिक और इनडिफरेंट, ये दोनों वर्ड का मीनिंग होता है क्लास उदासीन होना, मतलब बिल्कुल ही जो दुनिया होती है उसमें रुचि नहीं रखना। तो ऐसे ही लोग जो है अनकेयरिंग हो सकते हैं, मतलब 1 और 4 तो आ ही रहा है। साथ ही साथ पैसिव का भी मतलब होता है निष्क्रिय, ये भी एक नेगेटिव वर्ड है जो आप यहां पे फील कर सकते हो वर्ड के पहले। और बेनिवोलेंट की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है परोपकारी, तो ये सूट नहीं होगा। तो आपका बेस्ट आंसर बैठेगा 1 और 4। तो अगर मैं 1 और 4 देखूं तो इसमें तो नहीं है, इसमें सारे जो कि नहीं आएंगे, इसमें भी नहीं है, रॉन्ग है। मतलब एक ही आंसर है जो 1 और 4 लेगा, साथ में आप डाल सकते हो क्योंकि वो भी नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। तो आपका बेस्ट आंसर निकलेगा 1, 3 और 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्लास। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि मैंने योगा क्लास ली जिससे मुझे स्ट्रेस कम करने में, रिलीज करने में मदद मिली। आई कैन बिकम मोर, अब पॉजिटिविटी लेके आ रहा है सेंटेंस, तो पॉजिटिव ऑप्शन चाहिए आपको। इंजूरियस तो बिल्कुल पॉजिटिव नहीं हो सकता, मतलब 4 वाले सारे कट जाएंगे, ये दोनों कट गए ऑप्शंस आपके। अबंडेंट हो सकता है, अबंडेंट का मतलब होता है अधिकता, मेरे पास ज्यादा अधिकता, मोर और अधिकता एक जैसे वर्ड हो जाएंगे, मतलब ये वाला ऑप्शन भी नहीं बैठ सकता। मतलब जहां 1 आ रहा है वो भी यहां नहीं आएगा, सी वाला नहीं आएगा और ये वाला भी नहीं आएगा। तो ये 2 ऑप्शन से अगर आप जाओ तो आपके पास एक ही आंसर बचेगा, ओनली 3। और यही एक प्रैक्टिकल वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है प्लास्टिड, जिसका मतलब होता है काम होना। वैसे आप इसको ट्रिक लगा के भी सॉल्व कर सकते हो अगर आपको इंजूरियस का मतलब पता है, सभी को पता होता है, और पॉजिटिव का मीनिंग पता, पॉजिटिव सेंटेंस है तो आप नेगेटिव वर्ड तो बिल्कुल नहीं लोगे क्लास। आगे मैं बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है द कमिटी मेट फॉर सेवरल आवर्स, कुछ घंटे जो है कमिटी बैठी, मीटिंग की उन्होंने, बट वो कहीं तक नहीं पहुंच पाए, मतलब वो कोई भी चीज हासिल नहीं कर पाए। अब हासिल करने के लिए मेरे पास में वर्ड्स है अचीव्ड है क्लास, गेन्ड मेरे पास है जिसका मतलब होता है हासिल करना, अकम्प्लिश्ड करना मतलब उसका भी मतलब होता है किसी चीज में सफल होना, और यहां पर वो इसका ही सिनोनिम है, तो आप ये भी रख सकते हो। सेम चीज अटेंड करने का भी मतलब होता है क्लास। तो सारे ऑप्शंस जो है आप यहां बैठा सकते हो, इसका मतलब आपको सारे उठाने पड़ेंगे और सारे है ई में, तो आपका बेस्ट आंसर बनेगा ई।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते क्लास। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन रीअरेंजमेंट का, इसको हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। उसके पहले हम लोग और कोई इजी क्वेश्चन है क्या ये देख ले। तो यहां पर हमको एक स्पेल टेस्ट का क्वेश्चन दिख रहा है जो कि बहुत ही आसान होता है क्लास, तो इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। अगर इस स्पेल टेस्ट की मैं बात करूं तो इसमें मेरे को पहला ही जो स्पेलिंग मिल रहा है मॉनिटरी, वो गलत मिल रहा है। पहले हम लोग स्पेलिंग चेक करते हैं, उसके बाद हम लोग सेंटेंस का रेफरेंस लेते हैं कि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कोई वर्ड रॉन्ग है क्या। अंत में क्लास हम लोग मीनिंग वाइज चेक करते हैं कि भाई मीनिंग वाइज तो कोई वर्ड गलत नहीं रखा गया। यहाँ पे मॉनिटरी के स्पेलिंग में टी के बाद ए होना चाहिए क्लास, मतलब ए वाला आंसर आपका करेक्ट आंसर है कि मॉनिटरी का स्पेलिंग रॉन्ग है। दूसरा एग्जाम्पल मैं देखता हूं, ट्रेड का स्पेलिंग सही है यहाँ पे। कॉन्फ्रंटेशन का भी मतलब सामना करना या लड़ाई करना, वो भी सही है। इंपल्सिव, अचानक कोई चीज आ रही है उसको इंपल्सिव बोलते हैं क्लास, तो ये एडजेक्टिव भी सही है। बिहेवियर की स्पेलिंग में ए मिसिंग है यहाँ पे, ये बिहेवियर बता रहा है, मतलब आपका जो करेक्ट आंसर होगा जिसका स्पेलिंग रॉन्ग है वो है डी। अगला क्वेश्चन मैं देखता हूं। अगले क्वेश्चन में सिग्नल्ड का स्पेलिंग करेक्ट है, डबल एल आता है जब हम लोग ईडी लगाते हैं। फैलिंग की मैं बात करूं, फैलिंग कोई वर्ड नहीं है, फॉलिंग हो सकता है क्योंकि प्राइसेस नीचे गिरते, तो यहां डबल एल होना चाहिए था, मतलब स्पेलिंग में मिस्टेक है, आंसर जाएगा आपका बी। अगले क्वेश्चन पे मैं चलता हूं क्लास। अगला क्वेश्चन मैं देखूं तो इंस्टॉलिंग का स्पेलिंग डबल एल आई एन जी बिल्कुल सही है। उसके बाद टीन, इंस्टॉलिंग टीन की बात कर रहा है। टीन का मतलब होता है टीनेजर बच्चे या टीनेजर जो 13 से लेके 19 के एज तक होते हैं, उन बंदों को हम टीन बोलते हैं। और उनको इंस्टॉल कैसे करेंगे क्लास, इंस्टॉल तो कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है। इसका मतलब यहां पर वर्ड की मिस्टेक है, हम शीट कवर टीन से बना सकते हैं जो TIN स्पेलिंग में आता है, मतलब आपका जो आंसर है वो बी में जाएगा। इस इंस्टॉलिंग के वजह से हम उसको आसानी से पकड़ सकते थे क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूं। इसमें अगर मैं एंटीसिपेटरी का स्पेलिंग देखूं तो सही है, जिसका मतलब होता है अग्रिम, जो पहले से सोच के ली जाती है। रिसर्चर्स, शोधकर्ता, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं है। थीफ की भी स्पेलिंग सही है क्लास, कॉन्फिडेंशियल की भी सही है। सेंटेंस को पढ़ के देखना पड़ेगा एक बार कि मीनिंग वाइज तो कुछ गलत नहीं है। तो मैं देखता हूं कि सेशंस कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बिल ग्रांट की है पुराने कुछ शोधकर्ताओं को जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में काम करते थे। उनके ऊपर एक केस था, चोर का केस नहीं होगा क्लास, केस ऑफ अलिज्ड थीफ। थीफ का केस कैसे हो सकता है, चोर का केस नहीं होगा, चोरी का केस हो सकता है। इसका मतलब यहां पे थीफ नहीं होना चाहिए, थेफ्ट होना चाहिए। थेफ्ट मतलब चोरी। तो यहां पे थीफ की स्पेलिंग सही थी पर वर्ड हमको दूसरा चाहिए था, इस वजह से आपका आंसर बनेगा सी। अब हमारे पास 3 बड़े क्वेश्चंस बचे हुए जिसमें हम लोग सबसे अंत में कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करेंगे और एक क्लोज टेस्ट है और एक रीअरेंजमेंट है। तो वैसे तो हमने रीअरेंजमेंट बाद में सॉल्व करना चाहिए और फिर पहले क्लोज टेस्ट सॉल्व करना चाहिए, पर क्लोज टेस्ट थोड़ा लंबा है और रीअरेंजमेंट सिर्फ 5 सेंटेंसेस का है, तो पहले हम लोग रीअरेंजमेंट सॉल्व कर लेंगे क्लास। तो आगे मैं बढ़ता हूं। अब यहां अगर मैं पहले सेंटेंस को ढूंढने की कोशिश करूं, ट्रेडिशनल रीअरेंजमेंट ये है, तो यहां पे इट यूज हो रहा है। इट मतलब इट किसी के लिए यूज होता है कि कोई प्लान कर रहा है, करता है, कौन है हमको नहीं पता क्लास। आगे मैं बढ़ता हूं। द मल्टी बैंड मल्टी बीम सैटेलाइट, ये कौन सा सैटेलाइट है, इस द के वजह से हमको नहीं पता कौन सा वो सैटेलाइट है। आगे मैं बढ़ता हूं। विद अ लिफ्ट ऑफ मास ऑफ 640 टन, मतलब 640 टन तक वो उठा सकता है। इसका नाम दिया हुआ है GSLV Mk3। ये एक सेंटेंस हम पहले के लिए रख सकते हैं, पर इसी का फुल फॉर्म मुझे यहां मिल रहा है कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। तो पहले तो वो पूरा नाम बताएगा तभी उसका शॉर्ट फॉर्म अगले सेंटेंस में यूज कर पाएगा। इसका मतलब अगर मैं ये दोनों को कंपेयर करूं तो सी और डी में डी वाला ज्यादा अच्छा है पहला आने के लिए, तो मैं सी वाले को उड़ा दूंगा, बचा मेरे पास में डी और ई। अब मैं दोनों को कंपेयर कर लेता हूं। डी में जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट के बारे में बता रहा है, उसके लॉन्चिंग के बारे में, और ई वाला बोल रहा है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एक बड़ी सक्सेस हासिल की
वो किसी सैटेलाइट को लॉन्च करके मिली। तो यहां पे पहले कोई सैटेलाइट लॉन्च करके कुछ सफलता हासिल कर रहा है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और यहां पे एक सैटेलाइट का नाम आ रहा है। तो अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो पहले तो मैं सैटेलाइट का जिक्र करूंगा कि हाँ कोई सैटेलाइट इसरो ने लॉन्च किया है, फिर उस सैटेलाइट की इंफॉर्मेशन को मैं आगे बढ़ाऊंगा। इसका मतलब अगर मैं सारे कंपेयर करूं तो जो मेरा पहला सेंटेंस बनेगा वो बनेगा ई। तो मैं इसको यहां पे लिख लेता हूं कि मेरा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है ई। इसको हमने यहां पे फिक्स कर लिया। अब अगर मैं इसके बाद जाऊं तो मैं सैटेलाइट के नाम पर जाऊंगा, क्योंकि यहां पे सैटेलाइट का जिक्र हुआ है, पर यहां पर एक सेंटेंस इट से यूज हुआ है। अब यहां पर ये जो ए वाला इट वाला सेंटेंस है ये कहता है कि वह प्लान करता है। अब सैटेलाइट तो कुछ प्लान नहीं करेगा, प्लान कौन करेगा? तो प्लान कर सकता है इसरो, ये संस्थान। इसका मतलब अगर मैं संस्थान को देखूं तो वो प्लानिंग कर सकता है, और इसरो का बाद में कहीं कोई सेंटेंस नहीं आया है। इसका मतलब अगर मुझे रिलेट करना है ए को तो मैं वो ई के साथ ही रिलेट कर सकता हूं, बाद में मैं इसको रिलेट नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब ए जो है जोड़ी में आएगा ई के साथ और दोनों हो जाएंगे पहले और दूसरे। अब मेरे पास में 3 सेंटेंसेस है, जिसमें एक सेंटेंस में बोला गया है कि यह सैटेलाइट, द से ये पता चल रहा है मुझे, एक में उसका शॉर्ट फॉर्म है और एक में उसका नाम है। तो अगर तीनों सेंटेंसेस को मैं कंपेयर करूं जो कि एक ही सैटेलाइट के ऊपर में है, तो पहले तो पूरा नाम होना चाहिए, फिर उसका शॉर्ट फॉर्म हम यूज कर सकते हैं किसी भी चीज का, और अंत में उसको वह सैटेलाइट करके पुकार सकते हैं। मतलब अगर मैं इनको क्रम में बैठाऊं तो पहले डी बैठेगा, फिर सी बैठेगा और फिर बी बैठेगा, जिस तरीके से मैंने आपको सॉल्यूशन की टेक्निक बताई। इसका मतलब ये तीनों भी जोड़ी में, जिसमें सैटेलाइट की इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो आपका जो आपका थर्ड सेंटेंस बैठेगा वो डी बैठेगा यहां पे, उसके बाद ही सी बैठेगा और उसके बाद लास्ट में बैठेगा बी। तो ये आएगा फिफ्थ। मतलब आपका जो क्रम हुआ है वो होना चाहिए EADCB, EADCB। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूं, यहां लिख लेता हूं मैं EADCB। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं हम लोग। EADCB। तो पहले बोल रहा है लास्ट कौन सा है, तो बी है, बी बैठा है सी पे, तो आपका ऑप्शन आएगा सी। फिर बोल रहा है सेकंड कौन सा है, सेकंड है ए जो बी में बैठा है, तो आप बी को टिक कर लेंगे। उसके बाद बोल रहा है कि फोर्थ कौन सा है, फोर्थ है आपका सी, और सी बैठा है क्लास ई पे, तो आपका ऑप्शन बनेगा ई। उसके बाद बोल रहा है कि थर्ड कौन सा है, तो थर्ड है डी, डी बैठा है ए पे, तो आपका आंसर बनेगा ए। और अंत में फर्स्ट ई से शुरू किया था हमने, जो डी में बैठा है, तो आपका आंसर जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते क्लास, तो वो रहेगा क्लोज टेस्ट, जिसको हमने पहले स्किप कर दिया था। तो मैं उस पे आ जाता हूं, यहां आ जाते हैं हम 91 से। 91 में ब्लैंक दिया हुआ है। पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग थोड़ा ग्रामर डाल सके, नहीं तो मीनिंग और फिर कॉन्टेक्स्ट के ऊपर काम करके हम लोग उठाने की कोशिश करेंगे। 91 क्या बोल रहा है कि रिसेंटली वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने सेपरेट रिपोर्ट्स दी है गरीबी के ऊपर में। अब दी होगी, हैव यहां दिया है, V3 हमको चाहिए, सीधी बात है, हैव के साथ हम लोग V3 लेते हैं। हमारे पास सिर्फ 2 ही V3 है यहां पे, और वो है डिक्लेयर्ड और रिलीज्ड। तो अगर बोला होता तो डिक्लेयर्ड करना सही होता, पर यहां पे रिपोर्ट्स है तो रिपोर्ट्स रिलीज की जाती है, तो मीनिंग वाइज बेस्ट आंसर बनेगा आपका बी। नेक्स्ट वाले फिलर पे चलते हैं हम। इसी में आगे बोल रहा है वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट को कुछ किया है जो 25% से कुछ हुआ है। पहले $1 पे था, अब $1.25 पे लेके गया। तो अगर मैं 1 से 1.25 का शिफ्ट देखूं तो यहां पर ये उस चीज को बढ़ा रहा है। बढ़ाने के लिए हमारे पास में 2 वर्ड्स है क्लास। यहां पर हम लोगों के पास में सारे ही ईडी वाले फॉर्म्स है, तो हम ग्रामर पे नहीं काट सकते इसको, पर मीनिंग पे काट सकते हैं, क्योंकि आगे बोल रहा है $1 से 1.25, मतलब 25% की बढ़त कर रहा है। बढ़त के लिए मेंटेन्ड नहीं आएगा, नोटिफाइड नहीं आएगा,
अनाउंस्ड नहीं आएगा, मेरे पास दो वर्ड है, हाइटेंड है और रेज्ड है। तो अगर मैं हाइटेंड रेज्ड में देखूं तो हाइटेंड मतलब ऊंचा करना होता है, और हमारे पास रेज्ड मतलब बढ़ाना होता है या उठाना होता है। तो आप रेज्ड को क्लिक कर ले। अगर आपके पास रेज्ड नहीं होता तो इसके सिनोनिमस वर्ड के तौर पे आप हाइटेंड भी ले सकते थे। आगे मैं चलता हूं नेक्स्ट फिलर की तरफ। आगे पैराग्राफ बोल रहा है हमको कि एडीबी अनाउंस्ड एन इवन बेंचमार्क ऑफ $1.25। यहां पे एडीबी 1.35 का बेंचमार्क रख रहा है कि पॉवर्टी का पैमाना ये होगा। इसका मतलब जो एडीबी ने, जो वर्ल्ड बैंक ने अनाउंस किया था 1.25, ये इससे ज्यादा ऊंचा है। अब इसको बेहतर नहीं बोल सकते क्लास, क्योंकि ये रिपोर्ट पॉवर्टी के ऊपर में, तो बेहतर तो बोल ही नहीं सकते क्लास हम लोग। इसका मतलब हम लोग बेटर तो हटा देंगे यहां से। 1.25 से 1.35 हायर है, मैं ये बोल सकता हूं। इसका मतलब बेस्ट आंसर बनेगा डी। आगे मैं बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो ब्लैंक है बोल रहा है दिस न्यू बेंचमार्क आर ब्लैंक ऑन सर्वेज। सारे ही ईडी फॉर्म है, V3 फॉर्म से, और सर्वे पे बेस्ड होती है चीज, ये सबको पता है। तो यहां पे बेस्ड बैठेगा तो आपका आंसर जाएगा ए। आगे बढ़ते क्लास। एक्सपर्ट कुछ करना पसंद करते हैं, ये बोला जा रहा है। टू के साथ V1 आता है और सारे ही V1 है। और एक्सपर्ट क्या क्या करते हैं? क्रिटिक जो होते हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं, तो ये हट जाएगा। डिस्कवर भी नहीं करते, वो शोधकर्ताओं का काम है। रियलाइज करने का काम एक्सपर्ट्स का नहीं है। एक्सपर्ट्स दो चीज करते हैं, एक तो सिफारिश करते हैं या दावा करते हैं। तो अब देख लेते हैं ये सिफारिश है कि दावा है। ऑफन लाइक टू ब्लैंक दैट पॉवर्टी हैड डिक्लाइंड बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से वो गिरी है, जो पॉवर्टी का जो पैमाना है वो गिरा है, ये बोला जा रहा है। इसका मतलब यहां पर ये चीज सिफारिश नहीं है, ये एक दावा है जो एक्सपर्ट कर रहे हैं। तो रिकमेंड हट जाएगा, बच जाएगा बी, क्लेम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्लास, जो कि 96 वाला ब्लैंक है। यहां पे एक फ्रेज यूज हो रहा है, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, और गलत राह बताने वाला है। ये एक फ्रेज है रॉन्ग एंड मिसलीडिंग। तो ये आपको अगर फ्रेज पता है तो आप उठा सकते हो। इसका आंसर बनेगा ई। अगला सेंटेंस देखते हैं क्लास। यहां पे हैज यूज हुआ है, इंडिया हैज ब्लैंक। हैज के साथ सबको पता है अगर वर्ब आ रहा है तो V3 फॉर्म में आएगा। तो ये जो प्लंज, डिप्लीट या फेल है ये कट जाएगा, क्योंकि फॉलन थर्ड फॉर्म होता है, और फेल अगर गिराना के रूप में आ रहा है तो उसका थर्ड फॉर्म होता है फेल्ड, FELLED, मतलब ये रॉन्ग है। वीकन जो है एडजेक्टिव से वर्ब बना रहा है, वर्ब बना रहा है तो EN लगाने से V1 फॉर्म बनेगा। अगर इसका V3 फॉर्म बनाना होता तो वीकेंड बनता, ENED, मतलब ये भी V1 फॉर्म में है तो रॉन्ग हो जाएगा। एक ही V3 है क्लास, ये बहुत ही आसान था, आप डायरेक्टली उठा सकते थे कि यहां डिक्लाइन आएगा, क्योंकि हैज के साथ V3 आता है और यहां पर एक ही V3 है। आगे बढ़ते, अब बोल रहा है ब्लैंक के बाद ब्लैंक वी यूज अ पॉवर्टी लाइन। अगर हम इतनी की पॉवर्टी लाइन यूज करते हैं 1 पर्सन पर डे की, या $1.25 पर्सन पर डे की, तो क्या होगा? यहां पे हमको कोई कंजंक्शन या एडवर्ब रखना है। तो अगर मैं देखूं तो बीच में मुझे और नजर आ रहा है। और का कंस्ट्रक्शन क्या होता है? आइदर और में होता है, नॉट आइदर और में होता है, या वेदर और में होता है। तो आइदर और नाइदर तो यहाँ है नहीं, सिर्फ एक ही वर्ड है वेदर जिसके साथ और का कॉम्बिनेशन यूज होता है। कंजंक्शन वाइज आप इसको उठा सकते हो, तो आपका आंसर बनेगा डी, वेदर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्लास। नेक्स्ट सेंटेंस बोल रहा है ये जो $1 पर्सन पर डे, $1 पर्सन पर डे या $1.25 पर्सन पर डे है, ये क्या क्रिएट करेगा? तो लिटिल क्या होगा? तो ये पढ़ के आपको कॉन्टेक्चुअली उठाना पड़ेगा कि ये लिटिल डिफरेंस क्रिएट करेगा क्लास। आगे मैं बढ़ता हूं। नेक्स्ट पार्ट था कि द नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया इज लार्ज, द पर्पज ऑफ दिस स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का पर्पज क्या था? पर्पज ये नहीं था कि एडीबी और वर्ल्ड बैंक में हम लोग कोई डिस्प्यूट क्रिएट करे, बल्कि कुछ और करना था। अब स्टैटिस्टिक्स का आप क्या कर सकते हो? तो केयर तो फिजूल है, यहाँ पे सजेस्ट भी नहीं करोगे आप। इंस्पायर का कोई लेना देना नहीं है स्टैटिस्टिक्स से। दो चीजें,
एक तो आप एक्नॉलेज कर सकते हो या तो आप स्टडी कर सकते हो। तो स्टैटिस्टिक्स क्या आदमी क्या करता है, उसकी स्टडी करता है, तो आपका आंसर बनेगा ई। लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चन रहेगा क्लास, वो रहेगा पैसेज, उसके ऊपर आ जाते हैं क्लास हम लोग। यहां से था पैसेज, इसमें पहला पैराग्राफ दिया है, पहले पेज पे मैंने यहाँ पे पैराग्राफ के नंबर लिखे हुए क्लास, ताकि आप लोगों को ईज हो जाए जब आप लोग समझ रहे हो वीडियो देखते वक्त। 3 को हमने इंडिविजुअली लिए, 4 और 5 को हमने एक साथ ले लिया। यहाँ पे सीधा हम लोग क्वेश्चन 1 की तरफ चलते हैं। और ये पैसेज अगर मैं बताऊं आपको तो मैंने पढ़ा हुआ है, तो ये भारतमाला प्रोजेक्ट के ऊपर में था, जो हाईवे या इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट है। उसके साथ क्या क्या हो रहा है या उसके वजह से क्या क्या हो रहा है ये बताया गया है पैसेज में। तो अब बोल रहा है कि भारतमाला प्रोजेक्ट का एम क्या है या एम क्या होता है, तो हमको एम के लिए जाना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में ही एम बताएगा, तो हम लोग चलते हैं क्लास स्टार्टिंग में एम क्या क्या है। तो अगर मैं देखूं स्टार्टिंग में एम की तरफ, तो ये बोल रहा है कि यहां से ये चालू हुआ था भारतमाला परियोजना। द प्रोग्राम फॉर ऑप्टिमाइजिंग एफिशिएंसी ऑफ रोड को ठीक करना है या रोड की एफिशिएंसी बढ़ाना है, ये बोल रहा है। इकोनॉमिक कॉरिडोर्स को बढ़ाना है या इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनाना है, ये बोला जा रहा है। यहाँ कुछ चीजें मिल रही है जिसके ऊपर में हमको बात पता चलेगी। नई इंडस्ट्रीज के बारे में बोल रहा है, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट और नए मार्केट। तो हमारे पास में 3 वर्ड है, नए इंडस्ट्रीज, एम्प्लॉयमेंट और मार्केट। तो मैं चलता हूं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पहला क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है देख लेते क्लास। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि न्यू इंडस्ट्रीज खुलेगी तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा। ये वाला जो सब ऑप्शन है बिल्कुल सही है। एम्प्लॉयमेंट और नए मार्केट क्रिएट होंगे, डेवलप होंगे, बढ़ाए जा रहे हैं, ये बोल रहा है, तो सेम ही है, आप ले सकते हो। जो पैराग्राफ था उसके एंड में कहीं पे भी पॉलिटिकल स्टेटस इंप्रूव होगा ये नहीं बोला गया। इसका मतलब आपके पास में पहले 2 जो है वो करेक्ट आंसर्स है, तो आपका बेस्ट आंसर होगा डी। ये पैसेज जो है साइज में बहुत बड़ा था क्लास पर, आप ये पैसेज सॉल्व करने में आसान है क्योंकि ये डायरेक्ट टू डायरेक्ट दिया हुआ है, ट्रू फॉल्स बेसिस पे नहीं दिया हुआ है क्लास। मैं आगे चलता हूं। अगला क्वेश्चन है कि बीओटी ऑपरेटर्स की वरीज क्या क्या है। तो इसके ऊपर आते हैं क्लास। पहले पैराग्राफ में तो वरीज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बीओटी के बारे में कुछ बोल रहा है, तो यहाँ से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं पैरा 2 से। पैरा 2 पहले तो बॉट के बारे में बताएगा। यहाँ बोल रहा है कि ऑपरेट, मेंटेन, ट्रांसफर OMT प्रोजेक्ट टू ट्रैफिक कुड बी अफेक्टेड बाय प्रपोज्ड ECs। ये जो कॉरिडोर्स बनेंगे उसके वजह से ट्रैफिक को अफेक्ट होगा, मतलब ट्रैफिक में कुछ दिक्कतें होगी। भारतमाला प्रोग्राम में रिजल्ट इन ट्रैफिक डाइवर्जन, ये एक बात बोल रहा है कि ट्रैफिक डाइवर्जन वो कर सकता है। बाकी आगे मैं देखूँ तो नेक्स्ट पैरा देखना पड़ेगा मेरे को। इसमें भी बोल रहा है दिस हैज रेज्ड द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑन 25 नेशनल हाईवे टोल प्रोजेक्ट्स, जो कि 19,435 करोड़ के। द रिस्क ऑफ सच लोन डिफॉल्ट्स, मतलब लोन डिफॉल्ट्स हो रहे और ट्रैफिक डाइवर्जन हो रहा है। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको अगर मैं देखूं तो यहाँ पे रिस्क ऑफ लोन डिफॉल्ट बता रहा है, सच डिफॉल्ट मतलब ये होगा। डाइवर्जन का मतलब होता है बाधा, तो आप डिसरप्शंस के तौर पे उसको ले सकते हो। बिल्कुल वहां जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है उसमें बाधा होगी। इनएबिलिटी टू मेंटेन द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ हाईवे, इनएबिलिटी की बात नहीं कर रहा है क्योंकि बनाया जा रहा है तो जो है वो यूज होगा ही, वो एबल होगा ही, पर ट्रैफिक को या जो पुराने रास्ते हैं उसमें डिसरप्शन जरूर होगा, तो उसके वजह से बी वाला हम उठा सकते हैं। सी वाला दिया हुआ नहीं है, मतलब आपका आंसर बनेगा बी, बेस्ट डी वाला। आगे मैं बढ़ता हूं क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल डेप्थ कितना है रिस्क में। तो अभी अभी हमने कहीं तो भी पढ़ा था, शायद पैरा 2 में है, नहीं पैरा 3 में होगा। यहां देख लेते क्लास पैरा 3 क्या बोल रहा है। पैरा 3 बोल रहा है कि टोल प्रोजेक्ट्स विच इन्वॉल्व 19,435 करोड़ का डेप्थ
और भी डेप्थ कहीं है क्या? यहाँ भी है कुछ डेप्थ 6, ठीक है। इसमें से और डेप्थ्स को इन लोगों ने अलग अलग किया है, सेग्रीगेट किया है। तो देखा जाए तो टोटल डेप्थ इनको मिलाकर नहीं होगा, यही टोटल डेप्थ होगा। तो आपका आंसर बनेगा डायरेक्टली 19,435 करोड़। बहुत ही आसान ये क्वेश्चन था, डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते थे क्लास। तो आंसर जाएगा 19,435। सी वाला। डी वाला क्वेश्चन देखते हैं कि अप्रोप्रिएट टाइटल क्या होना चाहिए। तो अगर मैं अप्रोप्रिएट टाइटल देखूं तो केलकर कमेटी इंट्रोड्यूस हुई थी लास्ट वाले पैरा में कि भाई कैसे ये दिक्कतों को बीओटी के सॉल्व किया जाए, पर केलकर कमेटी पर ये पैसेज नहीं है। केलकर कमेटी ने एक उपाय के तौर पे आपको कि भाई रीनिगोशिएट करना चाहिए ये बोला था, तो ये उन्हीं का एक रिकमेंडेशन था, सिफारिश थी, तो ये भी नहीं होगा। राइजिंग इश्यू ऑफ स्ट्रेस असेट, इसको आप होल्ड पे रख सकते हो, पहले ये दो देख लेता हूं मैं। इकोनॉमिक कॉरिडोर्स तो क्रिएट हो रहे हैं, पर उसके साथ साथ क्या तकलीफें आ रही है ये भी तो ये वाला दिक्कत देगा। मतलब ये जो दो इंडिपेंडेंट पार्ट है, इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है? इकोनॉमिक कॉरिडोर है भारतमाला की बात हुई है, भारतमाला परियोजना, और उसके वजह से जो डेप्थ इश्यूज हो रहे हैं बीओटी के, उसके बारे में बात है। मतलब सी और डी मिलाकर बी बना हुआ है, तो आपका बेस्ट जो टाइटल बनेगा वो बी बनेगा। आगे मैं चलता हूं क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि रेमेडियल मेजर्स अवेलेबल टू बोट ऑपरेटर्स, बीओटी ऑपरेटर्स क्या है। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, रीअलाइन द टर्म्स बोला हुआ है, रीनिगोशिएट द टर्म्स बोला हुआ है, और नेसेसरी रिसोर्सेज बोला गया कि भाई सही रिसोर्सेज हम प्रोवाइड करें, रीअलाइन करें टर्म्स को, रीनिगोशिएट करें टर्म्स को, ठीक है। रीअलाइन, रीनिगोशिएट और रिसोर्स, नेसेसरी रिसोर्स पैदा करें, प्रोवाइड करें। इसके लिए हम लोग चलते हैं, लास्ट में ही होगा क्योंकि उपाय के तौर पे है क्लास, तो लास्ट में चलते हैं हम यहाँ पर, और यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मेरे को रीनिगोशिएटिंग द टर्म्स बोल रहा है, कंसेशन एग्रीमेंट है क्या वो हम लोग चेक कर लेंगे, तो एक चीज मिल रही है क्लास। आगे यहाँ पे मैं देखूँ तो टू रीअलाइन द टर्म्स भी बोल रहा है, ये सारी चीजें है क्या ये भी हमको चेक कर लेना है। तीसरी चीज थी कि भाई रिसोर्सेस देने हैं, तो रिसोर्सेस के बारे में कहीं कुछ दिया हुआ नहीं है। ये दोनों सेंटेंसेस है, इनको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। यहाँ कंसेशन एग्रीमेंट था जो रीनिगोशिएट करना था, और जो कंसेशन एग्रीमेंट है वो एनपीएस के तौर पर ना उभर के आए, ये रीअलाइनमेंट के बारे में बोला हुआ है। तो एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अगर मैं देखूँ रीअलाइनिंग द टर्म्स, तो एनपीएस ना बन जाए, बराबर है, ये सही बोल रहा है। रीनिगोशिएट कंसेशन एग्रीमेंट टू प्राइवेट सेक्टर, ये भी सही है। अगर मैं बात करूं प्रोवाइड देम द नेसेसरी रिसोर्सेज, तो इसकी बात नहीं की है जो आपके उपाय वाले पैराग्राफ्स है उसमें, 4th और 5th में। मतलब 2 और 3 आपका आंसर बनेगा, जो कि बी वाला ऑप्शन है। आगे मैं चलता हूं क्लास। ये बोल रहा है कि फ्रेज डिड नॉट टर्न के जगह आपने कौन सा दूसरा ग्रामेटिकल फ्रेज यूज करना चाहिए। तो हम लोग चलते हैं, डिड नॉट टर्न कहाँ है ये ढूंढना पड़ेगा हमको। तो डिड नॉट टर्न यहाँ तो नहीं है, इसमें भी नहीं है। डिड नॉट टर्न 4th पैरा में क्लास, सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा, ग्रामर चेक करना है। टू इंश्योर दैट द एग्जिस्टिंग बीओटी प्रोजेक्ट दैट आर एट रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस से रिलेट कर रहा है, डिफॉल्ट डिड नॉट टर्न बैड। अब यहाँ पर रिलेट कर रहा है प्रेजेंट टेंस से, तो पास्ट तो नहीं होना चाहिए। और किसकी बात कर रहा है? तो प्रोजेक्ट्स की। प्रोजेक्ट्स एक प्लूरल नाउन है और बात चल रही है प्रेजेंट टेंस में। प्लूरल नाउन प्रेजेंट टेंस, हम लोग क्वेश्चन चेक कर लेते क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे ये वुड नॉट, तो ये तो रॉन्ग ही होगा। हमारे पास 2 आंसर है, चेंज तो करना पड़ेगा क्योंकि एक प्रेजेंट और एक पास्ट है, सेम चीजों के बारे में बात हो रही है, तो टेंस सेम होना चाहिए। इसका मतलब आपको प्रेजेंट टेंस में बदलना पड़ेगा। और प्रोजेक्ट्स प्लूरल है तो डज नहीं आएगा क्योंकि डज सिंगुलर होता है, तो बचा डू नॉट टर्न, तो आपका आंसर बनेगा क्लास सी। आगे मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर मैं इनकी बात करूं तो ये डायरेक्टली सिनोनिम्स या सिमिलर वर्ड्स हमको बताने हैं। मैं आपको डायरेक्टली भी ये बता सकता हूँ, कर्टेल का मतलब होता है कम करना, जिसके लिए रिड्यूस बिल्कुल सही है, कर्व भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब 1 और 2 तो होना चाहिए। रिट्रेंच नहीं भी पता है तो 1 और 2 आप ट्राई कर सकते हो। 1 और 2 यहां तो नहीं है, 1
यहाँ भी नहीं है, यहाँ 1 मिसिंग है। ऑल आर करेक्ट नहीं बोल सकते आप, क्योंकि ट्रंक का मीनिंग कभी भी घटाना नहीं होता है, क्योंकि ट्रंक का मतलब होता है जो झाड़ का लॉग होता है, या कोई पीटी होती है उसको आप बोल सकते हो, या हाथी की सूंड होती है उसको बोल सकते हो क्लास। तो यहाँ पे 1 2 के साथ 3 है, सारे ही ऑप्शन कर गए, 1 and 2 है तो 3 भी उठाना पड़ेगा। वैसे रिट्रेंच का मतलब मैं आपको बता दूं तो रिट्रेंच का मतलब होगा खर्चे में घटत करना, तो इसको भी आपको कम करने के लिए उठाना पड़ेगा। एम्बार्क्ड के ऊपर मैं आ जाता हूँ। एम्बार्क्ड अगर मैं देखूं तो एम्बार्क्ड का मतलब होता है कि शिप पर सवार होना, और एम्बार्क्ड अपॉन का मतलब होता है जो कि वो पैसेज में लगा हुआ है, उसका मतलब होता है कोई चीज को शुरू करना। शुरू करने के लिए मेरे पास में कमेंस है, इनिशिएट है, ये दोनों वर्ड्स है, 1 and 2। ऑल आर करेक्ट नहीं होगा, रॉट मतलब सड़ना होता है तो ये तो नहीं होगा, तो ऑल आर करेक्ट रॉन्ग हो जाएगा। इसका मतलब 3 वाला जहां जाए वो तो कट ही जाएगा, 3 वाला यहाँ भी है, ये भी कट जाएगा। 3 ऑप्शन कट गए हमारे पास। हमको 1 and 2 तो चाहिए, यहाँ पे 1 नहीं है, मतलब आपका आंसर बनेगा 1 2 and 4। वैसे अंडरटेक मतलब कोई चीज हाथ में लेकर या कोई चीज पर सोचकर आप उसको शुरू करते हो, उसको भी अंडरटेक बोल सकते हो। तो 1 2 and 4 आपका आंसर बनेगा, मतलब आपका बेस्ट आंसर जाएगा डी। नेक्स्ट चीज देखते हैं क्लास, लास्ट ये सेट ऑफ क्वेश्चन है हमारे, इसमें आपको अपोजिट मीनिंग बताना है। हिंड्रेंस का मतलब होता है बाधा, और बाधा कंट्राइट का मतलब होता है क्लास पछतावा। अगर आपको नहीं पता है इनका मीनिंग तो आप अटेम्प्ट ना करें, मैं आपको सॉल्व करने के तरीके बता देता हूं। कंट्राइट पछतावा। प्लॉजिबल भरोसे योग्य, तो बाधा का भरोसे योग्य से कोई लेना देना नहीं है, मतलब ये दोनों कट गए। तो अगर आप ये दोनों कट गए 1 and 3 तो आप चेक कर सकते हो, यहां पर जहां पर 1 3 हो वो कट जाएंगे, ये 1 3 कट जाएगा, यहाँ पे 3 है ये कट जाएगा, ऑल आर करेक्ट कट जाएगा, मतलब आपके पास ये 2 आंसर्स है। ठीक है, अब चेक का कोई लेना देना नहीं है। चेक कब करते हैं हम लोग, रुक के करते हैं, तो आप एज अ सिनोनिम ले सकते हो, पर आप एज एन एंटोनिम नहीं ले सकते, मतलब ये वाला रॉन्ग है। इसका मतलब आपको इम्पेटस उठाना पड़ेगा। वैसे इम्पेटस का मतलब इंकरेजमेंट होता है, प्रोत्साहन करना, तो रोकने के अपोजिट के तौर पे आप इम्पेटस को देख सकते हो। ओनली 2 आ रहा है ए में, तो आपका आंसर बनेगा ए। रिलक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक होना। इच्छुक होना मतलब इसका अपोजिट होगा इच्छुक होना। विलिंग और ईगर ये 2 वर्ड्स है जो उसके मीनिंग के तौर पे आ सकते हैं। मतलब 2 और 4 होना चाहिए ऑप्शन में, यहाँ 2 और 4 नहीं है, यहाँ पे 2 और 4 है, यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे 2 और 4 दोनों है। 3 का स्प्लेंडिड का मतलब होता है बहुत अच्छा, बहुत अच्छे का। विलिंगनेस से कोई लेना देना नहीं है, तो ये वाला कट जाएगा, मतलब ये वाला ऑप्शन भी आपका कट गया, तो आपका बेस्ट आंसर बनेगा 2 and 4 में बी। वैसे वांट का मतलब होता है बड़ाई करना, खुद की या तारीफ करना। तो ये था आज के पेपर का एनालिसिस। नेक्स्ट पेपर के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्लास।